वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज है 11 अप्रैल 2021 और 11 अप्रैल 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस, अन्य वो सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है, बिहार के सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप घर बैठे इन सभी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से इस चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए प्रश्न पे आते हैं। जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में देश में थानों के लिए किए गए रैंकिंग 2020 में कुर्था थाना को बिहार में प्रथम स्थान मिला है। यह थाना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कुर्था थाना बिहार के अरवल जिले में स्थित है। इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। लगभग सभी ने यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर किया है। और आपको बता दूं कि जो पिछला 3 मंथ गुजरा है, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये तीनों माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी वीडियो इस श्रृंखला के अंतर्गत चैनल पर अपलोड होते हैं सभी को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है, चैनल पर अपलोड है, जाइए सभी को देखिए। ये निसंदेह ही आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अब जब भी बात करेंगे अप्रैल माह से संबंधित प्रमुख दिवस व तिथियों के बारे में। कई बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो एक बार पुनः सभी को रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस और मूर्ख दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस और गुड फ्राइडे मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस और ईस्टर मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया और 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 1994 रवांडा नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय चिंतन दिवस मनाया गया। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ वीरता दिवस मनाया गया, जो कि ये 55वां सीआरपीएफ वीरता दिवस था, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया, ये ध्यान रखिए। और आज है 11 अप्रैल और आज है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और राष्ट्रीय पालतू दिवस। तो ये दोनों को आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न की ओर। एक एक करके मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उन्हें भी यहाँ पे बताऊंगा, ताकि एग्जाम में आपके कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए पहला प्रश्न है कि हाल ही में शराबबंदी कानून तोड़ने वालों का एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है। इस आंकड़े के मुताबिक सबसे अधिक शराब निम्नलिखित में से किस जिले से बरामद हुई है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा पटना जिले से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके बारे में आपको डिटेल बता दूं कि अभी राज्य में शराबबंदी के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। अप्रैल 2016 में ये शराबबंदी कानून लाया गया था बिहार सरकार के द्वारा। अब मार्च 2021 तक ये लगभग पूरे 5 वर्ष हो चुके हैं। और मार्च 2021 तक यानी कि अप्रैल 2016 से लेकर मार्च 2021 तक शराबबंदी कानून तोड़ने वालों को लेकर उत्पाद विभाग के आंकड़ों के मुताबिक शराबबंदी के इन 5 वर्षों के दौरान पटना जिले में सबसे अधिक तथा शिवहर में सबसे कम गिरफ्तारी तथा शराब बरामद हुई है। यहाँ पर ये आंकड़ा याद रखिएगा, ये जो आंकड़ा जारी किया गया है ये बिहार सरकार उत्पाद विभाग के द्वारा जारी किया गया है। इस आंकड़े में कहा गया है कि सबसे ज्यादा जो शराब बरामद हुई या फिर गिरफ्तारी हुई है इस मामले में वो सबसे ज्यादा पटना जिले में हुई। अगर वहीं पे बात किया जाए सबसे कम की, तो सबसे कम जो शराब बरामद हुई या फिर गिरफ्तारी हुई है ये शिवहर जिले में हुई है। तो दोनों आंकड़े को आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ पे कि हाल ही में बिहार के किस जिले के निवासी नंदन चौबे माउंट एवरेस्ट बेस कैंप का हिस्सा बनने जा रहे हैं? तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बक्सर। ये नंदन चौबे बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके बारे में आपको डिटेल बता दूं कि बिहार के बक्सर जिले के निवासी नंदन चौबे अब तक उत्तराखंड, सिक्किम, लेह, लद्दाख, कारगिल, गंगोत्री, हिमाचल प्रदेश आदि स्थित 21 पहाड़ों की फतेह हासिल कर चुके हैं। अब ये माउंट एवरेस्ट बेस कैंप के लिए रवाना होने वाले हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है, नंदन चौबे। इस तरह के प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नंदन चौबे इनका नाम है और ये बिहार के बक्सर जिले के निवासी हैं। यहाँ पर बक्सर से संबंधित एक प्रश्न है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बिहार में बक्सर जिले में एक स्थान है जिनका नाम है चौसा, ये ध्यान रखिएगा। तो गंगा नदी जो बिहार में प्रवेश करती है, यहीं पे बक्सर जिले में चौसा नामक स्थान पर गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इन्हें आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात आई है बिहार की, तो एक बार पुनः देख लेते हैं। ये मैप में बिहार की स्थिति है। बिहार की अगर चौहद्दी की बात किया जाए तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। इतना जानकारी आपको रखना है बिहार के बारे में। और बिहार की राजधानी आप सभी जानते हैं कि पटना है। राज्यपाल फागू चौहान वर्तमान में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। राज्य के पक्षी गौरैया। अभी 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया जिसका थीम था आई लव स्पैरो। और राज्य के पशु है बैल, राज्य के वृक्ष पीपल, राज्य के फूल गेंदा। जनसंख्या घनत्व बिहार की है 1106 वर्ग किलोमीटर। अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर
बिहार का क्षेत्रफल है। प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा बिहार की उर्दू है। विधान परिषद की 75 सीट, विधानसभा की 243 और राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें बिहार में है। और इस इमेज में आप देख रहे हैं ये बिहार का राज्य के चिन्ह है, 2 स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, ये बिहार का राज्य के चिन्ह है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर तीसरे प्रश्न में। हाल ही में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुण्यतिथि कब मनाई गई है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुण्यतिथि कब मनाई गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 अप्रैल को भी हाल ही में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई है। अभी हाल ही में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुण्यतिथि 8 अप्रैल को मनाई गई। यहाँ पे बात आई है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, तो इनसे रिलेटेड कई सारे प्रश्न जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं उन्हें मैंने यहाँ पे एकत्र किया है, एक बार देख लीजिए। ये आपके लिए निसंदेह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, ये इमेज में देख रहे हैं जो यही है बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। एक सेकंड यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा समय लूंगा आपका, एक स्टोरी मैं आपको बता दूं। यहाँ पर एक बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने एक प्रश्न था कि मतलब वंदे मातरम गीत के, जो राष्ट्रीय गीत है भारत का वंदे मातरम, इनके रचयिता कौन है? तो मैंने वहाँ पे बताया था कि बंकिम चंद्र चटर्जी इनके रचयिता है। तो किसी भाई साहब ने उस पर मतलब गाली लिख दिया था कि ये बंकिम चंद्र चटर्जी है, बल्कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय नहीं है। तो आपके लिए बता दूं कि बंकिम चंद्र चटर्जी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय दोनों एक ही हैं। इस तरह की मतलब चीज़ों से आप बचिए। देखिए, जिस चीज़ के बारे में आपको अगर जानकारी नहीं हो तो गाली देना नहीं चाहिए। आप पहले उस चीज़ के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। अगर आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि हाँ ये मैं बिल्कुल भी सही हूँ, सामने वाला गलत है, तब जाके उसे बोलिए। इस तरह से भी नहीं बोलना है कि ताकि सामने वाले को सुनने में खराब लगे। बोलिए कि गलत हुआ है, आपसे इसको सुधारिए। बोलने का भी तरीका होता है। इस तरह की चीज़ों से आप बचिए। आप पीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप ऑफिसर बनेंगे आने वाले समय में, तो इस तरह की चीज़ों से आपको बचना है। अभी से ही आपको पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। गंदे शब्दों का प्रयोग अपने जीवन में कभी भी नहीं करना है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये सभी चीज़ें हर कोई आपको नहीं बताएगा, ये चीज़ आपको खुद ही समझना पड़ेगा। एक अच्छा इंसान आपको बनना है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो जन्म हुआ था ये 1838 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। वह एक भारतीय कवि, लेखक और पत्रकार थे। वे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं। उनकी प्रथम प्रकाशित रचना जो थी ये है राजमोहन स्वाहिब, जो कि एक अंग्रेजी में ये प्रकाशित रचना थी, राजमोहन स्वाहिब। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न अराइज हो सकता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की प्रथम रचना क्या है। तो प्रथम रचना इनकी है राजा मोहन स्वाहिब, और ये अंग्रेजी में थी। और उनकी पहली प्रकाशित बंगला कृति जो थी ये दुर्गेश नंदिनी थी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडला के बारे में। तो ये दोनों जो है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की ही रचना है। और उन्होंने 1872 में मासिक पत्रिका बंग दर्शन भी प्रकाशित किया था, बंग दर्शन का भी प्रकाशन किया था। तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे। ये सभी जो यहाँ पे मैंने लिखा है ये सभी मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। और आनंद मठ जो कि इनकी एक प्रमुख राजनीतिक उपन्यास है, ये 1882 में प्रकाशित हुई थी। और यह एक प्रमुख राजनीतिक उपन्यास है जिसमें कि यानी कि आनंद मठ में उत्तर बंगाल में 1773 के सन्यासी विद्रोह के बारे में डिटेल में वर्णन किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी अंतिम उपन्यास जो थी ये सीताराम, जो कि 1886 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें कि मुस्लिम सत्ता के प्रति एक हिंदू शासक का विरोध दर्शाया गया था। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको ध्यान रखना है। इस तरह की चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे, चौथे प्रश्न पे। हाल ही में बिहार के किस यूनिवर्सिटी के कुलपति को बेस्ट कुलपति का अवार्ड मिला है? हाल ही में बिहार के किस यूनिवर्सिटी के कुलपति को बेस्ट कुलपति का अवार्ड मिला है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना के कार्यकारी कुलपति प्रोफेसर एस.एम. करीम को गोल्डन एम कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप इन एजुकेशन कार्यक्रम में बेस्ट कुलपति का अवार्ड प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार मुंबई की एक संस्था की ओर से प्रदान किया गया है। आपको ध्यान रखना है, इनका नाम जो है यह एस.एम. करीम और ये आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों, इस तरह के वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। आपसे एक लाइक और एक कमेंट की अपेक्षा रहती है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो से सच में हेल्प मिले तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मुझे आपकी एक लाइक से मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है और भी वीडियो बनाने का मन करता है। तो पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे टारगेट दिया था कि 300 मुझे लाइक चाहिए, तो आप लोगों ने बखूबी 300 लाइक पहुंचा दिया। तो इस वीडियो में भी मैंने आपको 300 लाइक यहाँ पे दिया है। मुझे हर हाल में 300 लाइक चाहिए। अगर आपको मेरे वीडियो से सच में हेल्प मिल रही है तो मुझे 300 लाइक हर हाल में चाहिए। ठीक है, तो आपको ये लाइक पहुंचा रहा है 300 लाइक। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर पांचवें प्रश्न पे। हाल ही में राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 5वां स्थान मिला है बिहार को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब इसके बारे में आपको डिटेल बता दूं कि हाल ही में जयपुर में संपन्न हुए 66वीं सीनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला वर्ग में
बिहार ने महाराष्ट्र तथा तेलंगाना को पराजित कर पहली बार 5वां स्थान प्राप्त किया है। तो ये ध्यान रखना, ये महिला वर्ग ने पहली बार महाराष्ट्र और तेलंगाना को पराजित करते हुए 5वां स्थान पे मतलब ये अपना स्थान कायम किया है। और ये जो संपन्न हुआ है ये राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन ये 66वां संस्करण था जो कि जयपुर में संस्करण समाप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 5वां। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में सार्थक पहल का शुभारंभ किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रमेश पोखरियाल निशंक। ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर होगा। इसके बारे में आपको डिटेल बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में मदद के लिए एक सार्थक नाम की पहल का शुभारंभ किया है। यह पहल भारत के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए विद्यार्थियों और शिक्षकों की समग्र उन्नति सुनिश्चित करना है। यह आपको ध्यान रखना है, इसका उद्देश्य ये महत्वपूर्ण है, जिसका उद्देश्य है विद्यार्थियों और शिक्षकों की समग्र उन्नति सुनिश्चित करना। इस पहल का नाम है सार्थक पहल, जो कि रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा भी हाल ही में इसका शुभारंभ किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ये क्यों किया गया है तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू की गई है उसमें मतलब की मदद के लिए किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आप घर बैठे 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा या फिर बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो हमारे इस चैनल के माध्यम से आप यहाँ पर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आपको बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से यहाँ पर आप टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। ये जो टेस्ट सीरीज है ये बीपीएससी पैटर्न पे आधारित है। ये फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर होगा जहाँ पर आपको सभी प्रश्नों को एकदम से एक्सप्लेनेशन सहित समझाया जाएगा। पहले आपका टेस्ट होगा, ये पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, पीडीएफ में ही सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कराई जाएगी। ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे चला जाता है। ऑलरेडी यहाँ पर लगभग 400 से अधिक मेंबर ज्वाइन हो चुके हैं। 402 ग्रुप चलता है, एक टेलीग्राम पर है, एक व्हाट्सएप पे है, ठीक है। तो यहाँ पर 400 से अधिक लगभग 500 मेंबर यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं। अगर आप ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो तमाम इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि यहाँ पर इस पेड ग्रुप के अंतर्गत आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे, जिसमें कि आपको बिहार, नेशनल और इंटरनेशनल सभी करंट अफेयर्स विथ डिटेल में आपको मिलेगा। आपको दोबारा कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और बिहार जीके का संपूर्ण पीडीएफ मिलेगा, यहाँ से बिहार जीके की आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे और पिछले वर्ष के करंट अफेयर्स मिलेंगे और यहाँ पे कुछ और भी महत्वपूर्ण पीडीएफ है जो सभी आपको केवल और केवल 399 रुपये में मतलब कि अवेलेबल कराया जाएगा। ये 1 वर्ष के लिए है। तो ज्वाइन करने का अगर इच्छुक है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं। चलिए 7वां नंबर प्रश्न कि हाल ही में भारत के कितने नाविकों ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हाल ही में भारत के कितने नाविकों ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 नाविकों ने। हाल ही में भारत के 4 नाविकों ने वर्ष 2021 के टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये जो टोक्यो है ये जापान की राजधानी है। जापान के बारे में ऑलरेडी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, यहाँ पर मैं अब नहीं बताने वाला हूँ। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको पिछले वीडियो में थोड़ी सी जानकारी दिया था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा होम्योपैथी दिवस, एक्चुअली में विश्व होम्योपैथी दिवस ये प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बारे में आपको डिटेल बता दूं यह क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले जान लीजिए कि विश्व भर में 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में माना जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है तो यह होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हनीमैन की जयंती के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सैमुअल हनीमैन जर्मनी के एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे। उनका जन्म 1775 में हुआ था और मृत्यु 1843 में हुई थी। ये ध्यान रखिएगा, जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये होम्योपैथी के संस्थापक माने जाते हैं। ये जर्मनी के रहने वाले थे, ये प्रसिद्ध डॉक्टर थे। इनका नाम था डॉक्टर सैमुअल हनीमैन। तो इन्हीं की जयंती के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में मानव हाथी टकराव को कम करने के लिए रीहैब नामक योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य से की गई है। तो रीहैब नामक योजना की शुरुआत अभी जो की गई है ये कर्नाटक से की गई है, मानव हाथी के टकराव को कम करने के लिए। इसके बारे में आपको डिटेल बता दूं कि प्रोजेक्ट रीहब का उद्देश्य जो शुरू किया गया योजना, इसका उद्देश्य यह है कि शहद वाली मधुमक्खियों का उपयोग करके मानव बस्तियों में हाथियों के हमले को विफल करना और इस प्रकार से मनुष्य व हाथी दोनों के जीवन की हानि को कम से कम करना है। देखिए इसका जो उद्देश्य है कि शहद वाली मधुमक्खियों का प्रयोग करना है, जिससे कि हाथियों का जो झुंड होता है जो ग्रामीण इलाके की ओर जो हमला करते हैं, इससे मनुष्य और हाथी दोनों को खतरा होता है। तो शहद वाली मधुमक्खियों का प्रयोग करके इससे मतलब कि इस दुर्घटना से बचा जाएगा, यानी कि मनुष्य और हाथी दोनों को मतलब बचाया जाएगा, जिससे कि दोनों के जीवन में मतलब समस्या जो उत्पन्न होती है ऐसा सिचुएशन होने से, तो इससे मतलब छुटकारा मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा। और यह परियोजना खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना द्वारा 15 मार्च 2021 को कर्नाटक के कोडागु जिले के चेल्लूर गाँव के आसपास 4 स्थानों पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया था। ये ध्यान रखना है कि ये परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया था कर्नाटक के कोडागु जिले के चेल्लूर गांव में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से बिहार के किस पर्यटन स्थल पर अब डायरी ऑफ अंटार्कटिका मूवी प्रदर्शित की जाएगी, किस स्थान पर, बिहार के किस पर्यटन स्थल पर। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा पटना चिड़ियाघर। पटना चिड़ियाघर को संजय गांधी जैविक उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके बारे में आपको बता दूं कि पटना जू में प्रतिदिन अब 2D या 3D में सिनेमा में प्रदर्शित वाइल्ड लाइफ से जुड़ी फिल्में दिखाई जाती है और इसके अंतर्गत अब यहाँ पर डायरी ऑफ अंटार्कटिका मूवी प्रदर्शित की जाएगी। तो ये ध्यान रखना आपको। और यहाँ पर बात आई है चिड़ियाघर की, तो बिहार में जो दूसरा चिड़ियाघर प्रस्तावित है ये अररिया के रानीगंज में प्रस्तावित है। इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ये जो प्रस्तावित है ये 89 एकड़ जमीन पे बनाया जाएगा और ये राज्य का दूसरा चिड़ियाघर होगा। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको कई बार डिटेल में बताया है। चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। प्रश्न के हाल ही में गुरु तेग बहादुर की कौन सी जयंती मनाई गई है। अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको याद होगा। आपको इसका आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अभी हाल ही में गुरु तेग बहादुर की कौन सी जयंती मनाई गई है। ठीक है, और यहाँ पर आपको बता दूंगा अगर आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं जो कि सलसरवी बीपीएससी भर्ती परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ के लिए है, तो केवल और केवल आपको 399 रुपया पे करना है। ये वन टाइम पेमेंट है। आपको इसके लिए इस व्हाट्सअप नंबर पे pre21 लिख के मैसेज करना। आप चाहे तो इस पर कॉल भी कर सकते हैं। ये जो तमाम इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे देख रहे हैं ये सभी चीज़ें आपको पेड ग्रुप के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन अगर कोई सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स यानी कि ये वाला लेना चाहे, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके बारे में लिखा गया है करंट अफेयर्स की मेंबरशिप में देखिए आपको 151 रुपया पे करना होगा और 151 रुपये में आपको मासिक पत्रिका मिलेगी ई बुक फॉर्मेट में, जिसका आप प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। ये आपके व्हाट्सअप पे भेजी जाएगी। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ से आपकी तैयारी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो को कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।